1857 की क्रांति, ये नाम सुनते ही मंगल पांडे, मेरठ की छावनी और दिल्ली चलो जैसे शब्द जहन में आते हैं। हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन आज की इस पड़ताल में हम इस जानी पहचानी कहानी को एक नए नजरिए से देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बड़ी तस्वीर से, फिर जूम इन करेंगे राजस्थान की एक छोटी मगर बेहद रोमांचक कहानी पर, और फिर वापस लौटेंगे राष्ट्रीय पटल पर। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जिस पर आज भी बहस होती है। क्या 1857 सिर्फ कुछ नाराज सैनिकों का गदर था, जैसा अंग्रेज कहते थे, या फिर जैसा वीर सावरकर ने कहा, यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? उम्मीद है इस पड़ताल के आखिर तक इस सवाल पर हमारा नजरिया थोड़ा और साफ हो पाएगा। आज हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि यह विद्रोह शुरू कैसे हुआ, फिर राजस्थान की राजनीति और वहां के 2 लोकनायकों की हैरत अंगेज कहानी पर फोकस करेंगे। उसके बाद अंतिम मुगल बादशाह के पक्ष को समझेंगे, ये जानेंगे कि विद्रोह आखिर नाकाम क्यों हुआ, और अंत में देखेंगे कि इसकी विरासत क्या रही। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने देखते ही देखते पूरे देश में आग लगा दी। ये वो कहानी है जिसे हम शायद सबसे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आगे की कहानी के लिए मंच तैयार करना बहुत जरूरी है। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। मार्च में मंगल पांडे की शहादत होती है। ठीक 2 महीने बाद 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों को जेल हो जाती है, और अगले ही दिन 10 मई को उनके साथी बगावत कर देते हैं। वो सीधा दिल्ली की ओर कूच करते हैं और वहां नाम के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर देते हैं। अब चलिए दिल्ली से थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं, राजस्थान। यहां पर तस्वीर बहुत ज्यादा पेचीदा थी। पूरा का पूरा राज्य वफादारी और बगावत के बीच बुरी तरह बटा हुआ था, और यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। राजस्थान की तस्वीर वाकई में बहुत दिलचस्प थी। देखिए, एक तरफ तो बीकानेर और जयपुर जैसे बड़े बड़े रजवाड़े थे जो पूरी तरह से अंग्रेजों के वफादार थे, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह जैसे स्थानीय नेता और ठाकुर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मतलब एक ही राज्य के अंदर वफादारी और बगावत का एक गहरा बंटवारा था, और ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने न सिर्फ ब्रिटिश सेना को हराया, बल्कि सोचिए उन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन का सिर कलम करके उसे अपने किले की दीवार पर लटका दिया था। यह घटना दिखाती है कि स्थानीय नेताओं के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और जुनून किस हद तक था। अब हम अपनी कहानी में और भी गहराई में उतरते हैं, सीकर की धरती पर। यहां हम 2 ऐसे नायकों से मिलेंगे जिनकी कहानी किसी लोक कथा से कम नहीं है, डूंगजी और जवाहर जी। डूंगजी और जवाहर जी सिर्फ बागी नहीं थे, वो जनता के हीरो थे। रिश्ते में काका भतीजा, ये दोनों पहले अंग्रेजों की ही फौज शेखावाटी ब्रिगेड में थे, लेकिन बाद में इन्होंने अमीरों और अंग्रेजी खजानों को लूटकर पैसा गरीबों में बांटना और क्रांति के लिए फंडिंग करना शुरू कर दिया। कह सकते हैं वो राजस्थान के अपने रॉबिन हुड थे। लेकिन हर नायक की कहानी में एक मोड़ आता है। डूंगजी को उनके अपने ही साले भैरू सिंह ने धोखा दिया। उसने डूंगजी को खाने पे बुलाया, खूब शराब पिलाई और फिर धोखे से अंग्रेजों के हवाले कर दिया। उन्हें आगरा के उस किले में कैद कर दिया गया जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था। ऐसा लगा कि डूंगजी की कहानी शायद यहीं खत्म हो जाएगी, पर जवाहर जी ने हार नहीं मानी। कहते हैं कि डूंगजी की पत्नी के उल्हानों ने उन्हें झकझोर दिया और उन्होंने कसम खाई कि वो डूंगजी को छुड़ा कर लाएंगे। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। अपने साथियों लोटिया जाट और कर्णा मीणा के साथ मिलकर उन्होंने 500 योद्धाओं को एक बारात का भेष दिया, और मुहर्रम के दिन जब सुरक्षा में थोड़ी ढील थी, उन्होंने किले पर धावा बोल दिया, और सिर्फ डूंगजी को ही नहीं बल्कि वहां कैद हर एक कैदी को आजाद करा लिया। इस दुस्साहसी कदम ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। चलिए अब सीकर की गलियों से निकलकर वापस दिल्ली चलते हैं, जहां विद्रोह का राष्ट्रीय चेहरा बादशाह बहादुर शाह जफर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। ये जो स्थानीय संघर्ष थे वो सब उसी एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा थे। जब विद्रोह को लगभग कुचल दिया गया तो मेजर हडसन ने बादशाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। उसने बादशाह पर तंज कसते हुए कहा, दम में तम नहीं है, अब जान की खैर मांगो। ए जफर, हिंदुस्तान की तलवार अब ठंडी पड़ चुकी है। यह हार और अपमान का एक पल था। लेकिन जफर सिर्फ एक सम्राट नहीं, एक शायर भी थे।
उन्होंने उस अपमान का जवाब अपनी शायरी से दिया। उन्होंने कहा, जब तक मेरे हिंदुस्तानियों के दिलों में ईमान की महक बाकी है, तब तक हिंदुस्तान की तलवार लंदन के तख्त तक चलेगी। ये जवाब उस हिम्मत और जज्बे को दिखाता है जो हार के बाद भी जिंदा थी। जफर के इन साहसी शब्दों के बावजूद विद्रोह का अंत कड़वा था। तो चलिए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी बहादुरी और इतने बलिदान के बावजूद भी ये महान कोशिश आखिर नाकाम क्यों हो गई। तो नाकामी की कई वजहें थी। कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, सबके अपने अपने मकसद थे, संसाधन बहुत सीमित थे और सबसे बड़ी बात, यह समय से पहले शुरू हो गया। योजना 31 मई की थी, लेकिन विद्रोह 10 मई को ही भड़क उठा। ऊपर से बीकानेर और जयपुर जैसे कई बड़े रजवाड़ों ने विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे विद्रोह की कमर ही टूट गई। हालांकि विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्य में पूरी तरह से विफल रहा, लेकिन इसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके ऐसे दूरगामी परिणाम हुए जिसने ब्रिटिश शासन के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। तो 1857 के बाद बदला क्या? सच पूछिए तो सब कुछ बदल गया। विद्रोह से पहले भारत पर एक व्यापार करने वाली कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। विद्रोह के बाद हुकूमत सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। अंग्रेजों ने अपनी नीति भी बदल दी। अब रियासतों को हड़पने के बजाय उनके वजूद की गारंटी दी गई, लेकिन साथ ही ठाकुर खुशहाल सिंह जैसे ताकतवर सामंतों की शक्ति को कमजोर कर दिया गया, ताकि भविष्य में ऐसी कोई बगावत फिर से सिर न उठा सके। तो इस सबसे हमें क्या समझना चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के शासन को तो खत्म कर दिया, लेकिन इसने ब्रिटिश राज की सीधी हुकूमत की शुरुआत की, जो अगले 90 सालों तक चली। हम इस विश्लेषण को बहादुर शाह जफर के ही शब्दों के साथ खत्म करते हैं, जो उन्होंने रंगून में देश निकाले के दौरान लिखे थे। ये शेर उस सम्राट की पीड़ा को बयां करता है जिसे अपनी ही प्यारी मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। ये सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, बल्कि एक पूरे युग के अंत का प्रतीक है। तो क्या यह विद्रोह की विफलता थी या एक नए स्वतंत्रता संग्राम की दर्दनाक शुरुआत? ये सवाल आज भी हमारे बीच गूंजता है।